रूपसा स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर राजनीति विज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है शक्ति यानी पावर। तो इसका हम अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार देखेंगे। साथ ही जो पावर है बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भी पार्ट है, लेकिन वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी आप इसको देख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सबके लिए ये समान रूप से उपयोगी है। बाकी किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर ये टॉपिक है या टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ, तो भी ये उपयोगी है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं शक्ति या पावर क्या है। शक्ति यानी पावर जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति को अंतर्निहित तत्व माना जाता है। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। यहाँ कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे। शक्ति का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, चूँकि राजनीति विज्ञान में इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम राजनीतिक शक्ति की बात ही यहाँ पर कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हाब्स का विचार है शक्ति के बारे में। हाब्स कहते हैं कि सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक ऐसी चिरंतन या निरंतर भी कह सकते हैं, ऐसी चिरंतन और अथक इच्छा है जिसका अंत केवल मृत्यु में होता है। यानी व्यक्ति जो है इतनी उसकी इच्छा होती है शक्ति प्राप्त करने की कि उसका अंत केवल मृत्यु में होता है, मृत्यु के बाद ही होता है शक्ति अर्जित करने की इच्छा का अंत। मार्गेंथाउ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वो घरेलू हो यानी राष्ट्रीय स्तर की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की ही प्रक्रिया है। यानी राजनीति क्या है? शक्ति संघर्ष की प्रक्रिया है। वहीं रॉबर्ट बायस्टेड का कहना है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। वस्तुतः देखें तो राजनीति में शक्ति की वही भूमिका और महत्व है जो अर्थव्यवस्था में धन या रुपए का होता है। आज इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि शक्ति के अभाव में राजनीति अस्तित्व विहीन है। शक्ति को कुछ लोग प्रभाव कहते हैं, तो कुछ लोग शक्ति को बल प्रयोग बताते हैं। जैसे कि जो कौटिल्य हैं वो कहते हैं कि जो है दंड शक्ति जो है क्या है, वो राजनीति का आधार है, यानी बल का प्रयोग के सेंस में वो कहते हैं। तो कुछ लोग शक्ति को नियंत्रण मानते हैं कि नियंत्रण स्थापित करना ही क्या है, शक्ति है। राजनीति शास्त्र में देखें तो जॉर्ज कैटलिन जो है वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत अथवा संकल्पना का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। यानी राजनीति में शक्ति को केंद्रीय स्थान देने का जो श्रेय जाता है वो कैटलिन को जाता है। शक्ति संकल्पना का विस्तृत विश्लेषण देखें, व्यापक अवधारणा देखें, तो वो लासवेल और कैप्लान की रचनाओं में मिलता है। तो लासवेल क्या कहते हैं? लासवेल कहते हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि शक्ति का प्रयोग का आधार जो है हमेशा हिंसा अथवा बल प्रयोग हो। शक्ति का आधार विश्वास, निष्ठाएं, आदत और निष्क्रियता भी हो सकती है। यानी अगर राज्य हम पर सत्ता या शक्ति का प्रयोग करती है तो हम क्यों उसके आदेशों को मानते हैं? क्योंकि हमें सरकार पे विश्वास है कि वो सार्वजनिक हित में ही कोई कार्य करती है, या हमारी अपनी सरकार के प्रति निष्ठा है और हमारी एक तरीके से आदत भी पड़ गई है कानूनों का पालन करने की। और इसीलिए क्या है, कई बार हमारी निष्क्रियता इसको कह सकते हैं या उदासीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार जो भी कर रही है वो हमारे कल्याण के लिए कर रही है, सार्वजनिक हित के लिए कर रही है। राजनीतिक शक्ति के बारे में देखें तो इसकी 3 विशेषताएं कही जा सकती हैं या 3 बातें कही जा सकती हैं। पहला कि राजनीतिक शक्ति के धारण करने में उच्च और अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है, यानी एक उच्चस्थ होगा, एक अधीनस्थ और कुछ अधीनस्थ होंगे। दूसरी क्या विशेषता है? राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः सामान्य जनता पर ही होता है, यानी सत्ता का प्रयोग करने जो करता है उसकी बात जनता को माननी पड़ती है। तीसरा ये है कि जो राजनीतिक शक्ति है ये मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, न कि शारीरिक या भौतिक। तो यहाँ पे हमने राजनीतिक शक्ति की 3 विशेषताएं देखी कि उच्चस्थ और अधीनस्थ का संबंध पाया जाता है, अंततः इसका प्रयोग सामान्य जनता पर होता है, और राजनीतिक शक्ति का संबंध जो है मनोवैज्ञानिक अवधारणा से है, ना कि शारीरिक या भौतिक शक्ति से है। यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ पावर, यानी राजनीतिक शक्ति के कितने प्रकार हैं। तो राजनीतिक शक्ति के हम 3 मुख्य प्रकार देखते हैं। एक है शारीरिक शक्ति, दूसरा मनोवैज्ञानिक शक्ति और तीसरा है आर्थिक शक्ति। अब इनका मतलब क्या है ये देख लेते हैं। तो राजनीतिक शक्ति का जो पहला प्रकार है वो है शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति से तात्पर्य है सैनिक शक्ति, यानी राजनीतिक शक्ति प्रभावशाली कब होती है? जब उसके पास सैनिक शक्ति होती है, या राजनीतिक शक्ति चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, अपनी सैनिक शक्ति के बल पर ही कार्य करती है। जैसे सैनिक शक्ति में जल शक्ति, वायु सेना, जल सेना, स्थल सेना, इसके अलावा परमाणु शस्त्र। तो इनके आधार पे क्या होता है कि कोई देश की राजनीति जो है वो मजबूत होती है, वो अपने विदेशों से संबंध स्थापित करते हैं, विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। साथ ही सेना की शक्ति होती है तो
देश के अंदर भी क्रांति नहीं हो पाती जो है, या फिर जो व्यवस्था लागू करनी होती है वो सरकार लागू कर पाती है, या अराजक तत्वों से भी देश की रक्षा करती है। वहीं मनोवैज्ञानिक शक्ति की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि राजनीतिक शक्ति के द्वारा व्यक्तियों के विचार और मस्तिष्क पर प्रभाव डालना, उन पे जो है उनकी भावनाओं को प्रभावित करना। जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है तो उसमें भारत अपने विशिष्ट हथियारों का, अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। उसका उद्देश्य ये दिखाना होता है कि भारत सैनिक रूप से कितना अधिक शक्तिशाली है, और कोई भी देश भारत पे आक्रमण करने के बारे में सोचने से पहले या आंख उठाने से पहले उसे ये 100 बार सोचना चाहिए कि भारत कैसा देश है, एक शक्तिशाली देश है। तो मनोवैज्ञानिक शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जनता पे प्रभाव डालना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अन्य देशों को ये बताना, ये उन पे प्रभाव डालना कि जो है भारत जो है सैन्य शक्ति में भी या अन्य शक्तियों में भी कितना अधिक शक्तिशाली है। वहीं आर्थिक शक्ति की बात करें तो आर्थिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का आधार कहा जाता है। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि कोई देश ऐसा है जो आत्मनिर्भर नहीं है, उसे विदेशों से ऋण लेना पड़ता है, वो कर्जों तले दबे हुआ है, तो वो एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण नहीं कर सकता, वो कभी भी एक स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। ऐसे में उसकी स्वतंत्रता का क्या होता है, क्षय होता है। तो आर्थिक शक्ति कभी भी राजनीतिक शक्ति के लिए एक रीढ़ का काम करती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यानी आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति के लिए जो है ज़रूरी है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने इन तीनों को एक्सप्लेन करके दिया है। जैसे शारीरिक शक्ति की बात करें तो हमने देखा कि ये क्या है, सेना जो है वो सैन्य शक्ति राज्य की शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित करती है। इसमें कई घटक हैं, जैसे हमने कहा स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, क्षेपास्त्र यानी मिसाइल और परमाणु शक्ति। ये किस में आएंगे, राज्य की शारीरिक शक्ति की जब हम बात करेंगे तो राज्य की शारीरिक शक्ति का मूर्त रूप क्या है, तो वो हमारी सैनिक है, हमारी सेना है। वहीं मनोवैज्ञानिक शक्ति को अभी हमने एक्सप्लेन किया कि मस्तिष्क और भावनाओं को इसके द्वारा प्रभावित किया जाता है। गणतंत्र दिवस के परेड का भी हमने उदाहरण दिया। साथ ही हमने आर्थिक शक्ति को बताया कि ये कितना जरूरी है। साथ ही एक और संकल्पना आती है कि जो शक्ति है वो साध्य है अथवा साधन है, यानी शक्ति ही उद्देश्य है या वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र है। तो देखते हैं वस्तुतः शक्ति क्या है, साध्य भी है और साधन भी है। जहाँ शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है वहाँ वह दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति का साधन भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन इसलिए है क्योंकि इससे राष्ट्र हितों की पूर्ति होती है, और साध्य इसलिए है क्योंकि शक्ति का आधिपत्य बने रहना राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है। तो आई होप सो कि ये टॉपिक आपको जो है कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को आप सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।